Hello, my dear students. In this session, we are going to discuss about the case studies of the chapter management. We have completed the chapter management. So after the chapter, we talk about the case studies. I have already made a video on how to crack the case study. If you have not watched my video, please go through that video. In that video, I have explained how to crack case studies. So अब मैं आपको एक practical questions करके दिखाती हूँ case studies के. तो एक बार मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप बताती हूँ आपको कि हमने उस वीडियो में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि केस स्टडीज को जब भी हमें क्रैक करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि हमें पहला तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो हम कभी भी केस स्टडी को क्रैक नहीं कर सकते। तो किसी भी, अब जैसे मान लीजिए हम मैनेजमेंट चैप्टर की केस स्टडीज कर रहे हैं, तो जब भी हम केस स्टडी करेंगे तो पहले हम चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, थॉरोली हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम जो है वी विल बी एबल टू आंसर द केस स्टडीज। तो अब आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और वो चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो नाउ वी टॉक अबाउट द केस स्टडी। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए द फर्स्ट की इज टू गो थ्रू द चैप्टर थॉरोली। द सेकंड इज व्हेनेवर वी स्टार्ट द केस स्टडीज वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो है उसका पार्ट वो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी की बात करूं तो जब भी हम केस स्टडी क्रैक करते हैं वी शुड स्टार्ट विद द बॉटम। सबसे पहले हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें एक आइडिया हो जाएगा, 99% हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो केस स्टडी आया है वो किस चैप्टर की आई है। तो जब आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन सामने होंगे तो और जब आप केस स्टडी अगर शुरू से पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता कि वो कौन से चैप्टर की है, तो 12 के 12 चैप्टर आपके माइंड में होंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया, आपको पता चल जाएगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो अब आपके माइंड में सिर्फ वही टॉपिक आ जाएगा, तो आपके लिए काम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। So we start the case study with the bottom. Identify the nature of management highlighted above. Name other two aspects of nature of management. In this question, देखो ध्यान से पढ़ो. Identify the nature of management. If you remember, nature of management कौन सा था? Nature of management था management as science, management as art and management as profession. ये तीनों nature में include थे. तो मैनेजमेंट, इन तीनों में से मैनेजमेंट का नेचर क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है इस केस स्टडी में। तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे पता चल गया ये मैनेजमेंट में से है और मेरे माइंड में भी पिक्चर भी क्लियर हो गई है कि मुझे पहचानना है कि इस क्वेश्चन में मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो नाउ आई स्टार्ट विद द केस स्टडी। Sonu Nigam, the famous playback singer, always spent time for practice and his creativity in his singing. Like Sonu Nigam, Rajiv, manager of Headlines Limited, uses his creativity and practice management principle under different situation to manage the business. The employees are happy and satisfied as every day reward employees for their punctuality and efficiency. ये क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही क्लियर हो गया, जहां पे इसने लिखा टाइम स्पेंड फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड एड हिज क्रिएटिविटी। ये दोनों फीचर्स अगर आपको याद हो तो किसमें आते हैं? आर्ट्स में। तो इन दिस केस स्टडी which nature of management is highlighted? Art. तो आप फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा that nature of management is art. तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस केस स्टडी पहला पार्ट हमें क्रैक हो गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एज आर्ट। तो अगर इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, कई बार वो आपसे बोलते हैं कि कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट स्टिल आप एक 1 लाइन रीजन जरूर दे देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए 3 या 4 मार्क्स में आएगा, तो इट्स बेटर यू गिव 1 लाइन आंसर। तो रीजन भी दे देंगे आप, तो आप बोलोगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज एन आर्ट। यहाँ पर आर्ट है ये, बिकॉज देयर इज अ it is satisfying two features of art. First practice and the other is creativity. So first part is correct. तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड, नेम अदर टू एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेम अदर टू एस्पेक्ट, अदर टू एस्पेक्ट का मतलब है और कौन कौन से दो एस्पेक्ट हैं मैनेजमेंट के नेचर के। जरूरी नहीं कि वो इस क्वेश्चन में भी मेंशन हो, वो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको और दो कॉन्सेप्ट बताने हैं। तो कौन सी वो दो कॉन्सेप्ट हैं? तो आप लिखोगे मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। यानी इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक तो यहाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और कौन कौन से दो अदर एस्पेक्ट्स हैं? तो वो दो एस्पेक्ट है मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट्स। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा केस स्टडी। नेक्स्ट स्टडी की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम अपना वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम।
आइडेंटिफाई द लेवल एट विच चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ये बात कर रहा है। कौन 3 लेवल है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब हमें जो है आइडेंटिफाई करना है दैट विच लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट। स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। एक तो हमें लेवल बताना है और उसी लेवल के कोई और भी 3 फंक्शंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो वी स्टार्ट विद द केस स्टडी नाउ। Chandrika Bhattacharya is working in Omix Limited, a company manufacturing room heater. She is responsible for all the, अब ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, she is responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. Her job demands long hours and commitment to the organization. यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये कौन सा लेवल हुआ? यानी ये हुआ हमारा टॉप लेवल। कैसे पता चला? क्योंकि टॉप लेवल का एक फंक्शन था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो टॉप लेवल का एक फंक्शन क्या था कि हमारे सोसाइटी पे, हमारे बिजनेस सोसाइटल इफेक्ट को देखना, हमारे बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब काम कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो यस ऑफ कोर्स हम यहाँ लिखेंगे चंद्रिका भट्टाचार्य वाज वर्किंग इन अ टॉप मैनेजमेंट। स्टेट 3 मोर फंक्शंस। स्टेट 3 मोर फंक्शंस का मतलब है टॉप मैनेजमेंट के कोई भी 3 फंक्शंस आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो 3 फंक्शन इस पैराग्राफ में भी मेंशन हो, राइट? उसने बोला है आपसे एनी 3 मोर फंक्शंस, तो कोई भी फंक्शंस आप लिख सकते हैं। आपको याद है क्या क्या फंक्शंस करती है टॉप मैनेजमेंट? फर्स्ट इज setting the objectives, formulating the plans and policies, right? इस तरीके studying the effect, analyzing the effect of business environment on business, और ये सारे हम 3 फंक्शंस हम लिख देंगे और हमारी केस स्टडी कंप्लीट हो गई। द लास्ट इज, अब फिर से हम केस स्टडी थर्ड क्रैक करनी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद द बॉटम। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय मानसी। यानी हमें करेक्टरिस्टिक्स बताना है और उसको फॉलो करना है। करेक्टरिस्टिक यानी एक ही करेक्टर बताना है, एक ही फीचर बताना है मैनेजमेंट का। तो नाउ वी स्टार्ट विद द टॉप। After every 3 months, Mansi offer new scheme of distributors to its distributor and agents. She tries best to bring changes keeping in mind the need and wants of customer and incentive by competitor. This give first mover advantage to Mansi and edge over the competitor. यानी कि वो जो हर 3 months में कुछ नई स्कीम्स लाती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स के लिए। शी ट्राई बेस्ट टू ब्रिंग चेंजेस कीपिंग, वो यानी अपने बिजनेस में चेंजेस लाती रहती है अकॉर्डिंग टू द वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड इंसेंटिव बाय द कॉम्पिटिटर। तो जहां भी वर्ड आ जाएगा चेंज, तो यहाँ कौन सा फीचर की बात हो रही है मैनेजमेंट के? यहाँ हम बात कर रहे हैं डायनामिक की। तो यहाँ पे फीचर जो हुआ वो कौन सा हुआ? दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। जब, और याद है ना डायनेमिक का मीनिंग? डायनेमिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो मानसी भी जो क्या है, चेंजेस ला रही है अपने बिजनेस में अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। वो न्यू स्कीम्स ला रही है जो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली या कस्टमर की नीड के हिसाब से वो भी चेंज कर रही है अपने बिजनेस को। तो विच फीचर इज बेसिकली हाईलाइटिंग हियर? दैट इज डायनामिक। और इसी डायनामिक फंक्शन को हमें नीचे एक्सप्लेन करना है कि डायनामिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हमारा ये जो केस स्टडी है ये भी क्रैक हो गया। तो हमें कोशिश करनी है, हमें आंसर को आइडेंटिफाई करके उसको 1 और 2 लाइन में रीजन के साथ आंसर अपना देना है। तो आई होप दीज केस स्टडीज आर क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी। So we start this case study also with the bottom. Identify and explain the type of management objective which is not being fulfilled by Harshita. तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते ही, पहला क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव उसने फुलफिल नहीं किया, और बी पार्ट में हमें वो ऑब्जेक्टिव बताना है जो उसने फुलफिल किया है, और थर्ड में हमें उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है जिसपे हर्षिता को अभी और काम करना है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स में उनको बांटा गया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा हमारा होता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो हम इन 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो हमें यहाँ बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव हर्षिता फॉलो नहीं कर रही, सेकेंड पार्ट में बताना है कौन सा कर रही है। तो चलो वी स्टार्ट विद द केस स्टडी। हर्षिता ओन्स अ करियर काउंसलिंग सेंटर इन कानपुर। बहुत ध्यान से हमें केस स्टडी को पढ़ना है, मन में उसको धीरे धीरे समझ के आगे चलना है कि वो एक काउंसलिंग सेंटर चला रही थी कानपुर में। हर सेंटर एंजॉय अ गुड रेपुटेशन एंड द प्रॉफिट्स आर हाई। तो देखो प्रॉफिट्स आर हाई,
कुछ समझ आ रहा है? इस लाइन का मतलब ये हो गया कि शी इज एबल टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी वो जो बिजनेस चला रही है, काउंसलिंग सेंटर चला रही है, वो उसमें पैसा कमा रही है, यानी वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। तो बी पार्ट का आंसर तो मुझे यहाँ मिल गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन। फर्स्ट पार्ट का अभी तक हमें नहीं मिला है। However, time and again she noticed that none of the counselor who work in her center have worked for a period of more than 6 months. यानी जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो 6 महीने से ज्यादा वहां काम नहीं कर रहे। उसने पूछा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसके एक काउंसलर ने उसको she was told, उसको बताया that there are no regular work hours, यानी उनके रेगुलर वर्क आवर्स नहीं है, यानी उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं। Many a time the staff does not get time to have lunch and also no additional incentive is offered for doing overtime. यानी कि उनको लंच का भी टाइम नहीं मिलता, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है और उन्हें इंसेंटिव भी नहीं मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश नहीं हैं, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर रिक्रिएशन का टाइम नहीं दिया जाता, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है और ओवर टाइम के लिए पेमेंट नहीं मिलती। यानी कौन से ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं कर रही है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। यानी अब हमें फर्स्ट का भी आंसर मिल गया। पहला क्या था? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो आप कहोगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव is a type of objective which is not being fulfilled by Harshita because her employees are not happy and satisfied. Second, identify and explain the type of management objective which is fulfilled by Harshita. Profit, economic objective, यानी profits तो वो earn कर रही है, organizational objective achieve किया है उसने. Third, briefly outline another objective of management जिसके तरफ हर्षिता को काम करना चाहिए, and that is societal, उसे सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग पॉइंट्स में कवर हो गए। आई होप कि अब आपको समझ आ रहा है कि केस स्टडीज को कैसे क्रैक करना है। That's all for today. See you in my next video. Thank you so much. Bye.